Hi everyone, this is Prasha Kanodia. Welcome to One Stop Solution for MHCT. So as you know, मैंने एक लीगल सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपका ऑलरेडी करा रखा है। एक डिटेल वीडियो मैंने वन शॉट में बना रखी है लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे, जिसमें मैंने उसमें हर एक चीज़ A to Z कवर कर दी है जो आपके MHCT के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी इफ़ यू फाइंड डिफ़िकल्टी टू फाइंड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो टुडे विल बी डूइंग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके MHCT के पर्सपेक्टिव से। ओके अब कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट्स और promises made between two or more parties for the same purpose। मैम इसका क्या मतलब है? हम लोग एक बारी लीगल वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, then I'll explain you guys. A contract is a legally binding agreement between two or more parties that creates an obligation that is a mutual obligation. अब सपोज कोई मिस्टर ए है और कोई मिस्टर बी है, ठीक है। ए और बी, ए जो है वो आपका होलसेलर है और जो बी है वो आपके रिटेलर है। ओके अब ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि ए जो है वो बी को 20 क्विंटल्स ऑफ राइस सप्लाई करेंगे, ठीक है। और बी उनको बदले में जो भी अमाउंट है, सपोज द अमाउंट इज 10,000, ठीक है, वो उनको पे करेंगे। तो ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एक अग्रीमेंट है, ये जो एक प्रॉमिस है ए और बी के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो एक प्रॉमिस होता है। जस्ट सेकेंड, वो एक प्रॉमिस होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में फॉर सम पर्पस। यहाँ पे ए और बी के बीच में पर्पस क्या था? बी को उनका राइस मिल रहा था और ए को उनका कंसिडरेशन, जो मतलब मनी था, पेमेंट थी जो उनकी, वो मिल रहा था, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? एक कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों को लीगली बाउंड कर देता है कि आपको ये एक्ट, जो ए और बी के बीच में अग्रीमेंट हुआ था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो चीज़ उन दोनों को बाउंड कर दी है, लीगली बाउंड कर दी है एक दूसरे की तरफ कि अब उनको वो एक्ट करना ही करना है। मतलब ए को जो है वो राइस सप्लाई करना ही है और बी को बदले में पेमेंट देनी ही है ए को। क्लियर? नाउ अभी और आगे ब्रीफ में आई विल एक्सप्लेन, तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए और कोई भी आप अग्रीमेंट में आ गए और आपने कहा कि अब ये तो लीगली बाइंडिंग है, अब हम दोनों को करना ही करना है, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है। ऐसा नहीं होता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि फुलफिल करने होते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट। द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज म्यूचुअल कंसिडरेशन। म्यूचुअल कंसिडरेशन मतलब द पार्टीज मस्ट एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यूज। एक म्यूचुअल कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब कि दो पार्टीज अगर हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक अग्रीमेंट को, तो उन दोनों को एक दूसरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हो आइज ऑफ लॉ में, ठीक है। समथिंग विच हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, उसको हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। और म्यूचुअल कंसिडरेशन मतलब कि दोनों पार्टी सेम चीज़ पे अग्री कर रही हैं। जैसे ए और बी में क्या हुआ था? ए अग्री किया था कि मैं तुमको राइस दूंगा और बी अग्री किया था कि मैं आपको पेमेंट करूंगा उस चीज़ का, दैट इज ₹10,000। तो यहाँ पे एक म्यूचुअल कंसिडरेशन दोनों के बीच में सेट हो गई। कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए राइस है और ए के लिए उसके 10,000 रुपीज़ हैं। क्लियर? नाउ coming to the second element is legal parties. legal parties क्या है? The contract must involve legal parties. अभी मैं एक जस्ट दे रही हूँ आपको, क्रक्स दे रही हूँ इसका, आगे मैंने ये चीज़ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है, ठीक है। लीगल पार्टीज बेसिकली कौन होती है? जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल होती हैं। बस ये एक वर्ड याद रखना, जस्ट अ सेकेंड, केपेबल होती हैं।
ये एक वर्ड याद रखना कि जो पार्टीज़ हैं वो केपेबल होनी चाहिए, उनकी केपेबिलिटी बहुत मैटर करती है और उन्हीं को हम लीगल पार्टीज़ कहते हैं। द पार्टीज़ विच आर केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज लीगल पार्टीज़। क्लियर? उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, इनको हम लोग कहते हैं लीगल पार्टीज। अब इनकी केपेबिलिटी, कुछ केपेबिलिटी के क्राइटेरियाज होते हैं जो कि मैंने आगे डिफाइन किए हैं, ठीक है ना। लीगल पर्पस क्या होता है? लीगल पर्पस का मतलब होता है कि जो रीज़न से दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका एक लीगल पर्पस है, वो चीज़ सही है इन द आइज ऑफ लॉ, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। क्लियर? चौथा है फ्री कंसेंट मतलब कि जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी दोनों पार्टीज़ हैं, वो अपनी अपनी फ्री कंसेंट से, फ्री विल से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की है, किसी पे किसी का कोई दबाव नहीं है। क्लियर? तो ये होते हैं हमारे 4 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वन इज़ म्यूचुअल कंसिडरेशन, द अदर इज़ लीगल पार्टीज़, लीगल पर्पस एंड फ्री कंसेंट, जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब कोई वैल्यू होनी चाहिए जो एक्सचेंज हो रही हो दोनों पार्टीज़ के बीच में और दोनों पार्टीज़ उस चीज़ पे अग्री कर रहे हो। देन होता है लीगल पार्टीज़ मतलब द केपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज़ की क्या वो पार्टी केपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए या नहीं, ठीक है। देन सी इज़ लीगल पर्पस क्या कि मतलब जिस रीज़न की वजह से दोनों आ रही हैं, क्या वो लीगल पर्पस है इन दी आइज ऑफ लॉ। क्लियर? जैसे यहाँ पे एक्सचेंज क्या हो रहा था, राइस किसकी पे सप्लाई हो रही थी, राइस की, और बदले में क्या मिल रहा था, पेमेंट। तो ये चीज़ लीगल है इन दी आइज ऑफ लॉ, तो मतलब यहाँ पे लीगल पर्पस है हमारा, सही चीज़ हो रही है। देन कम्स फ्री कंसेंट मतलब कि जो दोनों पार्टीज हैं, जो हमारे ए और बी थे, वो दोनों अपनी अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, दोनों पे किसी का कोई जोर नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है, और दोनों अपनी फ्री कंसेंट से आए हैं। ऐसा नहीं है कोई पार्टी सी ने, कोई थर्ड पार्टी सी ने ए या बी में से किसी एक को फोर्स किया है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में आओ, ऐसा नहीं है। मतलब ये फ्री कंसेंट, उनकी फ्री कंसेंट है, उनकी फ्री विल है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा इन चारों में से, तब फिर वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड अग्रीमेंट नहीं होगा। क्लियर? वो हमारा बन जाएगा वॉइड। अब ये सब क्या है मैम, ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल क्रक्स जानो कि एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर दे आर नोन एज important elements in order to form a contract. Clear? Now, a contract does not have to be written to be enforceable, but it can be in form of an invoice, memorandum or letter. ठीक है? When a contract is being performed, it is known as executory contract, and when a contract is already performed, it is known as an executed contract. बहुत सिंपल, बहुत इजी। जब कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का, तो जब तक वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जिस दिन वो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, जिस दिन वो बिल्डिंग बेसिकली बन जाएगी, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, हमारा एग्जीक्यूटेड। मतलब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को एग्जीक्यूट कर दिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरा कर दिया है। क्लियर? नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरा हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी पे बेस्ड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है, जो है यही है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसको हम लोग लैटिन टर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं कंसेंसस एड आइडम, जो होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। अब इसका क्या मतलब है मैम, हमको तो पता ही नहीं है। मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब जब कोई भी दो पार्टी, सपोज ए और बी है, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं,
ठीक है। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं तो वहाँ पे वो जिस पर्पस से एंटर कर रही हैं वहाँ पे वो चीज़ सेम होनी चाहिए। मतलब उनको पता है कि हाँ हम लोग का यही पर्पस है, हम लोग यही चीज़ करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड मतलब कि दो जितनी भी पार्टीज़ हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी उस चीज़ पे म्यूचुअली अग्री कर रही हैं, जो हमारा पर्पस है या जो हमारा आगे जाके कंसिडरेशन बनेगा या जो चीज़ भी होंगी उस पे वो सब इक्वली एंड म्यूचुअली अग्री कर रही हैं। इसको हम लोग कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब कि दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जितनी भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट में है उन लोग के माइंड्स मीट कर रहे हैं, मतलब उनके जो थॉट है उनका जो पर्पस है वो सब सेम है। ऐसा नहीं है कि सपोज ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आए, ए के पास दो गाड़ियाँ हैं, ठीक है। ए के पास एक गाड़ी है XY और एक दूसरी गाड़ी है AB, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने बोला कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ए अपनी गाड़ी XY बेचना चाहता है, बट बी को तो लग रहा था वो अपनी गाड़ी जो AB है उसको बेचना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पर्पस है हमारा, जो मेन पर्पस है वो मैच ही नहीं कर रहा है। क्लियर? दोनों लोग अलग अलग, दोनों ए और बी अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। तो इन सब केसेस में जब तक मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा, जब तक देयर वोंट बी कॉन्सेंसस एट आइटम, तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग ऑफ माइंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, अब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है गाइस, प्लीज़ ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसके कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। अगर ये नहीं समझा तो फिर आगे जाके कोई भी आपका ना बेस क्लियर होगा और यू नॉट इवन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैसे फॉर्म होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। ऐसे नहीं कि आज आप सो के उठे और आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई दूसरा फ्रेंड है मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मैंने बना लिया। नहीं, देयर इज़ अ प्रॉपर स्टेप जिसको हम लोग को फॉलो करना होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा प्रपोजल और ऑफर, ठीक है। अब प्रपोजल और ऑफर का क्या मतलब है? सपोज दो लोग हैं ए और बी। ए को अपना घर बेचना है, ठीक है, वांट्स टू सेल हिज हाउस। अब बी कोई उनकी जान पहचान के है, तो ए जो है वो बी के पास जाते हैं और कहते हैं, ए जो है वो बी के पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि उनसे वो पूछते हैं कि क्या वो उनका घर खरीदना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू बाय हिज हाउस? या वो कहते हैं कि मैं अपना घर बेचना चाह रहा हूँ, मैं अपना घर जो है सेल आउट कर रहा हूँ, आप खरीदेंगे, ठीक है। तब उसके बदले में ए उनसे कहते हैं कि येस आई वुड लव टू बाय योर हाउस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने जो बी को बोला कि क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं, मैं अपना घर बेच रहा हूँ, क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हैं, ये क्या हुआ, ये हुआ एक ऑफर या प्रपोजल, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑफर। और जिस मोमेंट पे बी ने ये बात एक को बोली कि हाँ मैं आपका घर खरीदूंगा, येस आई वुड लव टू बाय योर हाउस, उस मोमेंट पे बी ने क्या किया, एक्सेप्टेंस दी। किस चीज़ की एक्सेप्टेंस दी? जो ए ने ऑफर दिया था उसको, उस चीज़ की एक्सेप्टेंस उसने दी। ये ऑफर किया था उसने और ये एक्सेप्टेंस दी उसने। समझ में आया? जिस मोमेंट पे ए ने बी को बोला कि क्या आप मेरा घर खरीदना चाहेंगे, उस मोमेंट पे ए ने क्या किया, ऑफर दिया। और जिस मोमेंट पे बी ने बोला कि हाँ मैं आपका घर खरीदना चाहूँगा, उस मोमेंट पे बी ने क्या की, एक्सेप्टेंस दी, ठीक है। तो प्रपोजल क्या हुआ? प्रपोजल इज बेसिकली एन ऑफर जो कि किया जाता है कोई चीज़ खरीदने के लिए। आप ऑब्वियसली सपोज आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, वहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर शॉपकीपर होता है और ही सेज कि मैम डिस्काउंट चल रहा है और एक पे एक फ्री है। तो ये क्या है, ये उनका एक ऑफर है, इस हुडी पे एक दूसरी हुडी फ्री है।
तो ये क्या है, वो एक ऑफ़र है। और जिस मोमेंट पे आप उस शॉपकीपर को बोल दो कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छी है एंड आई वुड लव टू बाय इट, वो क्या है, एक एक्सेप्टेंस है। तो एक ऑफ़र के बाद एक एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है इन ऑर्डर टू मूव अहेड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो हमने क्या सीखा कि इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है ऑफ़र करना। किस चीज़ को ऑफ़र देना, जो चीज़ जो सब्जेक्ट मैटर होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, उसको ऑफ़र। ठीक है, अब जो हमने इफ़ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल लिया था ए और बी के बीच में, जिसमें ए जो है वो उसको राइस सेल करता है, ठीक है, सप्लाई करता है। तो यहाँ पे ए ने बी को ऑफर दिया होगा कि मैं एक होल सेलर हूँ, वुड यू लाइक टू बाय राइस फ्रॉम माई कंपनी। तो उसने बी ने बोला होगा येस। तो वहाँ पे भी ए ने क्या किया, पहले ऑफर दिया और फिर बी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए एक ऑफर होता है, प्रपोजल होता है और एक एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, अब एक चीज़ हमको इसमें क्या समझनी है, जो इंसान ऑफर करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑफरर या प्रपोजर। ठीक है, और जो इंसान उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम लोग कहते हैं ऑफरी या प्रपोजी। ठीक है, जिसने ऑफर किया उसको कहते हैं ऑफरर या प्रपोजर, और जिसने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसको हम लोग कहते हैं ऑफरी और प्रपोजी। क्लियर? नाउ सबसे पहले क्या हुआ, तब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में ऑफरर ने एक प्रपोजल दिया, एक ऑफर दिया, वो ऑफर प्रपोजी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है ऑफरी के द्वारा, तब वो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस। ठीक है, जब प्रपोजल में एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है तो वो हमारे बन जाती है प्रॉमिस। क्लियर? जब हमारे प्रपोजल में एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है तो वो हमारी बन जाती है प्रॉमिस। अब उस प्रॉमिस में अगर हमारी कंसिडरेशन जुड़ जाती है तो वो बन जाता है हमारा अग्रीमेंट। अब मैम कंसिडरेशन क्या है, चलो समझते हैं। वेट अ मिनट, या कंसिडरेशन क्या है। अब हमारी कंसिडरेशन इज बेसिकली समथिंग which you give in return. It can be both in cash or kind. अब ये क्या बोल दिया आपने, तो बहुत भारी भारी बोल दिया, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आया। चलो अब इसको समझते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन क्या हुआ, ठीक है, एक मैक्सिम यहाँ पे जो तुमको याद रखनी है कंसिडरेशन के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्विड प्रो क्यो। ठीक है, डू नॉट वरी, जो मेरी लीगल मैगजिम्स की सीरीज़ है उसमें ऑलरेडी मैंने सारे मैगजिम्स करा रखे हैं, जिसमें मैंने ये पर्टिकुलर मैगजिम भी करा रखा है। सो प्लीज़ डू नॉट स्ट्रेस आउट कि मैम ये मैगजिम कैसे याद रखेंगे, अब कहाँ मिलेगा हमको ये मैगजिम एंड ऑल दैट, मैंने उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट सीरीज़। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मैगजिम है आपके टॉट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, आगे जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ाऊंगी उसमें जो है आपके आईपीसी का मैं एक जिस्ट दूंगी, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत मैटर करता है हमारे एमएचसीटी वगैरह में। तो उन सब में जितने भी आपके मैगजिम्स हैं वो ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट निकाल दिए हैं, अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब पे, उसमें ये पर्टिकुलर मैगजिम भी है। सो
गो थ्रू दैट वीडियो एंड आपको सारे इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स MHCT के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे उसमें ना। क्विड प्रो क्यो क्या है? क्विड प्रो क्यो मतलब व्हेन यू गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, ठीक है, एंड दिस कैन बी ईदर इन कैश और इन काइंड। अब काइंड का क्या मतलब होता है? काइंड सपोज जो कैश नहीं है, आपने कोई एक डील की किसी से और आपने रिटर्न में बोला कि मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको, अगर आप मेरा ये काम कर दोगे तो मैं बदले में आपको अपना घोड़ा दे दूंगा जिसकी बहुत वैल्यू है मार्केट में। तो वो घोड़ा क्या हुआ? काइंड हुआ, वो कैश नहीं हुआ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कैश नहीं है वो काइंड होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो क्विड प्रो क्यो का क्या मतलब हुआ? व्हेन यू गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग एंड इट कुड बी ईदर इन कैश और इन काइंड। अब हमने पढ़ा था ए और बी है, ए ने बी को राइस सप्लाई किया था और बी ने क्या दिया था उसको? पेमेंट। अब यहाँ पे जो ये राइस और पेमेंट है ये क्या है? ये कंसिडरेशन है। मैटर ये करता है कि किसके लिए कौन सी कंसिडरेशन है, ठीक है। ये राइस और पेमेंट दोनों ही कंसिडरेशन है। बी के लिए कंसिडरेशन क्या होगी? राइस। और ए के लिए क्या होगी? वो पेमेंट जो 10,000 रुपीज़ था वो उसको जो मिला। यहाँ पे जो राइस है वो हमारा काइंड है, ठीक है। जो भी चीज़ कैश नहीं होगी वो क्या होगा? काइंड। तो यहाँ पे राइस क्या है? काइंड है। तो सिंस पहले ए और बी ने प्रॉमिस किया था एक दूसरे को कि मैं आपको वो राइस सप्लाई करूँगा, जिसके बदले में बी ने उसको पेमेंट की 10,000 रुपीज़ की, राइट। ए ने पहले उसको ऑफर किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो लोग एक प्रॉमिस में आ गए। अब उस प्रॉमिस को एग्जीक्यूट किया उन दोनों ने, कैसे? ये डिसाइड करके कि मैं आपको राइस दूंगा और मैं आपको बदले में 10,000 रुपीज़ दूंगा। तो ये राइस और ये 10,000 रुपीज़ हमारा क्या है? कंसिडरेशन है। बी के लिए वो राइस कंसिडरेशन है और ए के लिए वो 10,000 रुपीज़ कंसिडरेशन है। तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आके किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ देते हो उसको हम लोग कहते हैं कंसिडरेशन। दिस इज व्हाट यू कॉल क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग। समझ में आया? कंसिडरेशन क्या हुआ हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में? राइस और 10,000 रुपीज़। दिस इज व्हाट वी कॉल समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग विच कुड बी ईदर इन कैश और इन काइंड। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, जब हमने ये पढ़ा था कि प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस जुड़ गई तो वो क्या बन गई? हमारी प्रॉमिस। जब उस प्रॉमिस में एक कंसिडरेशन जुड़ गई तो क्या बना हमारा? अग्रीमेंट। क्या बना हमारा? अग्रीमेंट। अब मैम प्रॉमिस हो गया, अग्रीमेंट हो गया, सब चीज़ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? अब जब ये अग्रीमेंट हमारा इन्फोर्सिएबल हो जाएगा लॉ के थ्रू, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, तब वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब मैम इसका क्या मतलब है? क्या हमको कोर्ट में जाके उसको अग्रीमेंट को इन्फोर्स कराना पड़ेगा? नहीं। इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब कि अगर आपका जो अग्रीमेंट है वो इन द आइज ऑफ लॉ, इफ इट इज वैलिड, अगर वो सही है लॉ की नज़रों में, अगर जो आपका अग्रीमेंट है, जो आपने ऑफर की थी, जिस चीज़ के लिए आप कंसिडरेशन दे रहे थे, अगर वो चीज़ आपकी लॉ की नज़रों में वैलिड है, सही है, गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, बैंड नहीं है, तो फिर वो आपकी इन्फोर्सिएबल है लॉ के थ्रू, और तब हमारा बन जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? मेरी बात सबको समझ में आई? मैं एक बार फिर से आपको पूरा समझा देती हूँ। हमारे दो लोग होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। ऑफरर वो होता है हु मेक्स एन ऑफर टू द अदर पार्टी, और ऑफरी कौन होता है? जो उसको एक्सेप्ट करता है ऑफर को, ठीक है। तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक ऑफरर एक ऑफर को देता है, प्रेजेंट करता है, प्रपोज करता है, फिर ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर लेता है अगर, तो वो हमारा बन जाता है प्रॉमिस, ठीक है। जब उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाती है, मतलब कि आप उसके बदले में उसको क्या दोगे, तब वो हमारा बन जाता है अग्रीमेंट, ठीक है।
अगर ए और बी है, ए ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो कार है वो बी को बेचेगा, तब फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में पहले ए ने ऑफर किया, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उनका बन गया प्रॉमिस। अब जब बी और ए उस कार का अमाउंट डिसाइड करते हैं, बी बोलता है सपोज कि मुझे 5 लाख रुपीज़ चाहिए इसके बदले में, तो ये क्या बन गई हमारी? कंसिडरेशन। बी के लिए वो कार कंसिडरेशन है और ए के लिए वो मनी कंसिडरेशन है। अब ये क्या बन गया? अग्रीमेंट। जब उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ गया तो क्या बन गया? अग्रीमेंट। और क्या ये कोई गलत चीज़ है? क्या ये कोई इलीगल चीज़ है? अपनी कार बेचना क्या ये गलत है? नहीं, वो इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ वैलिड, तो इट इज़ इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, और ये एट द एंड हमारा क्या बन गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप ये चीज़ अब क्लियर हुई होगी थोड़ा। आपका जो बेस है कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और बनता कैसे है, वो चीज़ क्लियर होगी। बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे कॉन्ट्रैक्ट है क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, बट बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है। ऐसा कुछ नहीं, इट इज़ वेरी ईजी। एंड अगर टफ लगता भी है तो आई विल मेक इट ईजी फॉर यू गाइज। बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी को हमें और थोड़ा सा डिटेल में पूरे वीडियो में पढ़ना है। ठीक है।